हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त पुष्पक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डी कोड कॉमर्स। सर आज हम करने क्या वाले हैं। अरे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का 500 सीरीज का सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बेसिक है। देखो, जब आप किसी भी चीज का ऑडिट करोगे, वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिट, वेदर टैक्स ऑडिट या किसी भी प्रकार का ऑडिट, तो आपका आखिरी एम क्या है उस ऑडिट को करने का। आपका एम है ऑडिट रिपोर्ट इशू करना। जैसे आप पढ़ते हो ना एसए, जिसके लिए दिया गया है आपकी 500 वाली सीरीज। तो व्हाट्स योर एम, आपका एम है ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके ऑडिट एविडेंस और आपके ऑडिट रिपोर्ट का ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप जब तक ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करोगे ना, तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक अभी अब जब हम स्टैंडर्ड को इसको मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली तरीके से स्टैंडर्ड पढ़ने कराने वाला हूँ ये वाला। तो आपको पता चलेगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट एविडेंसेस का तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ेंगे ना, ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन को, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, क्या चीज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या करे, हेल्प करती है। किसको हेल्प करती है, हेल्प करती है ऑडिटर को। ऑडिटर को क्या करती है, ऑडिटर को हेल्प करती है क्या करने में, कंक्लूजन्स तक अराइव करने में, कंक्लूजन्स तक अराइव करने में हेल्प करती है। जिस कंक्लूजन के बेसिस पे वो क्या करता है, वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। अरे सर ये तो आपने पढ़ी पढ़ाई डेफिनेशन बता दी, हमें तो समझ में आया नहीं। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। मैं हूं, पढ़ा के जाऊंगा, समझा के जाऊंगा और आपको याद करा के जाऊंगा। चलो ठीक है, अब इसको एक बार ढंग से समझते हैं। देखो, हम्म तो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या है आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम मान लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स में आपके पास फिक्स एसेट्स है, आपके पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स है, आपके पास कुछ डेटर्स हैं, आपके पास कुछ क्रेडिटर्स हैं, आपके पास कुछ लोन्स हैं, आपके पास यहाँ पे कैश है। तो आपने अब क्या करा, आपने ना कुछ चीज परफॉर्म करी। अभी मैं बताऊंगा क्या चीज परफॉर्म करोगे, ठीक है। उस पर भी नोट्स में मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको। अभी हमने कुछ तरीका करा, कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्म करी, जिससे हमने ना फिक्स एसेट के लिए जाके हमने फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन करी। फिक्स एसेट के लिए हमने क्या ले लिया, उनका फिक्स एसेट रजिस्टर। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, मैं सही बताता हूँ, जब मैं आफ्टर क्वालिफिकेशन में इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था ना अपने, ठीक है, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई थी। एफ ए आर एक ना कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो ऑडिट में यूज होती है। जब आप बिग फोर्स या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिग 10 के लिए काम करोगे ना, तो वहाँ पे फिक्स एसेट रजिस्टर बोलते हैं, एफ ए आर। वहाँ पे फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं बोलते भाई, टर्मिनोलॉजी उनकी एफ ए आर, ठीक है, याद रखना, आपको प्रैक्टिकली भी हेल्प करेगा। तो आपने एक एफ ए आर ऑप्टेन कर लिया, आपने क्या बोलते हैं टाइटल डीड्स देख ली, आपने इनवॉइसेस ले लिए ये चेक करने के लिए। ऐसी इंटेंजिबल के लिए क्या कर लिया, आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट देख लिया, या कोई सॉफ्टवेयर परचेज करा हुआ जो इंटेंजिबल में शो हो रहा है। आपने क्या करा, कोई पेटेंट है तो पेटेंट का आपने कॉपीराइट है तो उसका क्या देख लिया आपने, प्रॉपर वो इनवॉइस आपने, उसका क्या बोलते हैं पेटेंट का जो एग्रीमेंट बना होगा, डीड बनी हुई होगी, डीड नहीं एग्रीमेंट बना हुआ होगा, ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा गवर्नमेंट जब हम पेटेंट के लिए रजिस्टर करा होगा, आपने वो ऑप्टेन कर लिया। डेटर के लिए क्या करा आपने, कंफर्मेशन ऑप्टेन कर ली, ठीक है। कैश के लिए आपने क्या कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया, आपने बीआरएस ले लिया, आपने सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख ली। ये रियल लाइफ में होता है। देखो अभी मैं छोटा छोटा समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं इनमें डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन रख लेंगे जब आपको, अगर ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे होता है, आपको ये भी समझना है ना और ज़्यादा डीपली, तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको बहुत और अच्छे से डीपली तरीके से बताऊंगा, ठीक है। लोन के लिए क्या कर लिया हमने, लोन एग्रीमेंट्स देख लिए। हमने बैंक स्टेटमेंट से ये चेक कर लिया कि पर्टिकुलर टाइम पे जो भी ड्यू डेट है लोन के इंटरेस्ट पे करने के लिए, उस टाइम पे हम इंटरेस्ट को पे ऑफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमने ये चेक कर लिया। क्रेडिटर के लिए अगेन हमने कंफर्मेशन देख ली, हमने बैंक स्टेटमेंट से ट्रांजेक्शन चेक कर ली कि पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है। अब ये सब चीजें हुई क्या, आप मुझे बताओ ये सब क्या हुआ। ये एक ऑडिट एविडेंस है, ये एक ऑडिट एविडेंस है। सॉफ्टवेयर के लिए मैंने क्या करा, पेटेंट के लिए क्या करा था मैंने, सॉफ्टवेयर का बिल ले लिया मैंने, या पेटेंट के लिए मैंने क्या कर लिया, पेटेंट का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा वो ऑब्टेन कर लिया, कंफर्मेशन ले ली, बीआरएस चेक कर लिया, सब्सिक्वेंट। ये सब चीजें हुई क्या, देखो ऑल दीज आर ऑडिट एविडेंस। ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे ऑडिट एविडेंसेस। अब
इन ऑडिट एविडेंसेस को जब हमने ऑब्टेन करा, जब हमने वेरिफिकेशन करी, जब हमने वाउचिंग करी, तो हमें क्या मिला, हमने ना फिक्स एसेट के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करा होगा कि कंपनी ने जो फिक्स एसेट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शो कर रखे हैं ना, वो ट्रू है, वो क्या है, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपए के लिए शो कर रही है, तो हमें 1 लाख रुपए के लिए एफआईआर से हमने मैच कर लिया कि 1 लाख के इनवॉइसेस कंपनी के पास हैं भी या नहीं है। ऐसे हमने इंटेंजिबल्स के लिए मैच कर लिया, हमने डेटर के लिए मैच कर लिया, तो हमने ओवरऑल एक कंक्लूजन ड्रॉ करा है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा है कि जो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करती है ना, वही सब सेम है। तो हमने इंडिविजुअल, इसलिए ना कंक्लूजन्स की बात करें, हम क्या करें, कंक्लूजन्स की बात करें, तो हमें पता चला कि इस कंपनी ने ना, कंपनी का ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही प्रेजेंट कर रखा है, ये भी सही प्रेजेंट कर रखा है, लोन्स भी सही प्रेजेंट कर रखे हैं, क्रेडिटर्स भी सही प्रेजेंट कर रखे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए हमने क्या करा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे और कंक्लूजन ड्रॉ करा, हर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करे। और जब इन कंक्लूजन्स के बेसिक पे हमने ओपिनियन फ्रेम करी, क्या करी हमने, ओपिनियन फ्रेम करी कि एक्स वाई जेड कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, दे प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर मैं खाली फिक्स एसेट के लिए, क्या अगर मैं खाली फिक्स एसेट के लिए ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता और एक कंक्लूजन ड्रॉ करता, तो क्या मैं उससे ओवरऑल ओपिनियन बना लेता? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताओ आप मुझे, हाँ या ना। फिक्स एसेट, आप ऐसे लिखना कमेंट में, फिक्स एसेट यस और नो, कि क्या मैं केवल फिक्स एसेट के ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करके, कंक्लूजन ड्रॉ करके, क्या मैं ओवरऑल ओपिनियन दे पाता या नहीं दे पाता? कमेंट डाउन। ठीक है, तो ये एक ऑडिट एविडेंस। अच्छा मैं एक चीज बताना आपको रह गया, इसमें एक बेसिक चीज होती है, ये जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ना ऑडिट एविडेंसेस, इससे हम चेक करते हैं एजर्शंस। क्या चेक करते हैं? एजर्शंस। जैसे अगर बैलेंस शीट आइटम की बात करें तो एजर्शन क्या होंगी हमारी, हमारी एजर्शन होगी जैसे कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्लासिफिकेशन, या कह सकते हैं उसको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इन्वेंट्री के लिए भी मैंने क्या करा, इन्वेंट्री के लिए भी देख लिया मैंने। तो क्या कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती है, WIP फॉलो, वो क्या बोलते हैं, वेटेज एवरेज फॉलो करती है, फीफो फॉलो करती है। हम इसके लिए इन्वेंट्री रजिस्टर मांग सकते हैं, फिर उनकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं, जो लास्ट उन्होंने मंथ के एंड में 31 मार्च को उन्होंने सेल परचेज करी होगी, उसको बेसिस पे हम कर सकते हैं। अच्छा इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ऐसे 500 है, पूरा डीपली 500 के अंदर हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसके अंदर हम कैसे चेक करते हैं, तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में आपके साथ 500 डिस्कस कर लूंगा। आज फटाफट से मैं आपके साथ 500 कंप्लीट करा देता हूँ। अच्छा मैंने एक और चीज क्या करी, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो आपको पता ही है कि भाई पुष्पक भैया सारे नोट्स के साथ पढ़ाते हैं, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स को डाउनलोड करना है। आपको प्रिंट आउट ले सकते हो आप, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल लिंक में मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करना है, आपको फोन से पढ़ना है फोन से पढ़ो, आपको प्रिंट आउट करके पढ़ना है तो प्रिंट आउट करके पढ़ो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब नोट्स के साथ ना मैंने इन एसेस के क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, तो मैंने क्या करा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसी में नोट्स में आपको मिल जाएगा, पूरा PDF के साथ ही वो नोट्स मिल जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन वैसे क्या है, वो नोट्स के अंदर पूरा क्वेश्चन कवर है, लेकिन जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैंने वो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 से हमेशा पेपर के अंदर आता है, अगर 500 तो वही क्वेश्चन आता है, उसका मैंने फुल फ्लेजेड आंसर पेपर में इंस्टीट्यूट कैसे लिखवाना चाहता है वो भी मैंने लिख के आपको दे रखा है। तो चलो अब फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो ऑडिट एविडेंस की क्या डेफिनेशन थी? ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन थी एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एन ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। तो आपको समझ में आ गया ना, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करोगे तो क्या होगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाओगे तो ओपिनियन कैसे फ्रेम करोगे? सो योर ऑडिट ओपिनियन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर ऑडिट एविडेंस। अच्छा अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम क्रेडिटर से भी ले सकते हैं और मैनेजमेंट से भी ले सकते हैं। क्रेडिटर हमारा थर्ड पार्टी हुआ ना, हम थर्ड पार्टी से भी ले सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी मैनेजमेंट से भी ले सकते हैं। फिर फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, लोन्स के लिए मेरे को ये देखना था, तो मेरे को लोन के लिए ना सेक्शन 185 186 LGSI के सेक्शन होता है कंपनीज एक्ट में, मुझे थोड़ा उसके बारे में डीपली जानना था कि कंप्लाई करा नहीं करा। तो मैं बोर्ड मिनट देख सकता हूँ उसके लिए,
बोर्ड में रजिस्टर बनता है वो देख सकता हूँ। साथ साथ में ट्रांजेक्शन कैसे बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई भी कर सकता हूँ। ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी, मतलब मैं किसी से पूछ के भी एक ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता हूँ, जैसे इंक्वायरी अभी हम पढ़ेंगे, एक मेथडोलॉजी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑडिट एविडेंसेस। साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी ले सकता हूँ, मतलब उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया पूरा पूरा। अब देखो, मैंने आपको कहा था ना कि हम कुछ परफॉर्म करेंगे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए, तो जो चीज हम परफॉर्म करेंगे ना उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोलेंगे हम उसे, बोलेंगे ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। जब आप अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना, तब जाके आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। अच्छा, एक छोटी सी ना समरी मैंने आपको बना के दे रखी है ऑडिट प्रोसीजर की पूरी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑडिट प्रोसीजर ऐसे ही लगते हैं, ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है। व्हेन यू वर्कड विद अ लाइक बिग बिग एंटिटीज, जब आप बिग कंसल्टिंग फर्म, बिग एश्योरेंस फर्म्स के साथ आप वर्क करोगे ना, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में इनकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है। सो ऑडिट प्रोसीजर कैसे ऑब्टेन, ऑडिट एविडेंसेस करने के लिए हम ऑडिट प्रोसीजर को कैसे लगाएंगे। देखो ऑडिट प्रोसीजर हमारे, अगर हम बिग टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो दो टाइप से हमारे ऑडिट प्रोसीजर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रैप भी कह सकते हैं। आने वाले टाइम में जो मैं क्लासेस करूंगा उसमें मैं इसको रैप बोलूंगा, तो आप समझ जाना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात कर रहा हूं मैं। एक होता है हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर? अच्छा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी जो ऐसे 300 की सीरीज होती है ना, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, आपके साथ बात कर रहा हूं, गिव मी अ सेकेंड। हम्म तो हमारी एक एसए 300 सीरीज होती है। क्या होती है हमारी एक एसए 300 सीरीज होती है, इसके अंदर 315 होता है और 300 एसए होता है। और भी एसए होते हैं इसके, 320 भी होता है, 330 भी होता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 300 एंड 315 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये वाले एसएस भी होते हैं। तो ये वाले एसएस कहते क्या है, ये वाला एसए आपको ये कहता है, एक सेकेंड। हम्म तो ये वाला ऐसे कहता क्या है, ये वाला ऐसे कहता है, ये बात करता है आपकी, ये वाला आपकी बात करता है प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। अच्छा एक बात देखो, जब आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करोगे तो आप इनिशियल टाइम पे करोगे ना, ड्यूरिंग द ऑडिट नहीं करोगे। ड्यूरिंग द ऑडिट हम चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब कोई सिग्निफिकेंट सिचुएशन अराइज हो गई तो। लेकिन इनिशियल प्लानिंग हम कब कर लेंगे, एट द इनिशियल डेज ऑफ द ऑडिट या बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। बैकग्राउंड चेक होता है, अगर आप बड़ी फर्म्स के साथ काम करोगे तो वो कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। फिर 315, 315 के नाम में ही है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स एनवायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमें बिफोर कंडक्टिंग आर ऑडिट। कंप्लीटली तरीके से ऑडिट करने से पहले हमें क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी, हमें ऑब्टेन करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी किस तरीके से वर्क करती है, एंटिटी के प्रोसेसेस क्या है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूं या टर्मिनोलॉजी बताऊं इसकी, इसको कहते हैं वॉक थ्रू करना। क्या करना, वॉक थ्रू करना, वॉक थ्रू बोलते हैं इसे। एंटिटी के प्रोसेसेस के बारे में जानना, एंटिटी की उन प्रोसेस में इंटरनल कंट्रोल क्या लगते हैं, उन कंट्रोल में, इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वॉक थ्रू। चलो जी, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या कहता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। आरएमएम का मतलब होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कुछ कुछ टीचर्स इसको आर ओ एम एम बोलते हैं, रोमम, और कुछ आर एम एम, मैं आर एम एम बोलता हूँ। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, वही 315 का नाम। तो 315 ऐसे का कंप्लायंस कैसे करता है हम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के। चलो जी, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम फिर से दो पार्ट में बांट देते हैं, एक बांटते हैं हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक बांटते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या चीज, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी होती है वो होती है इंटरनल कंट्रोल्स को हम चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरनल कंट्रोल का आपको एग्जांपल देता हूं। एक इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल होता है आपका, फॉर एग्जांपल मेकर चेकर रूल। क्या होता है, मेकर चेकर रूल एक इंटरनल कंट्रोल होता है।
मतलब जब आप ऑडिट करोगे ना एक्चुअल में, तो एक ना रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आप ऑब्टेन कर लो, तो आरसीएम बोलते हैं इसको। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आप ऑब्टेन कर लेते हो एंटिटी से, कि आप हमें अपना रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स दे दो, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि हमारा इस प्रोसेस के लिए ये हमारा इंटरनल कंट्रोल है, और इस इंटरनल कंट्रोल को हमने इस टाइम पे ऐसे ऐसे चेक करा है, और ये डेफिशिएंसीज मिली है, और इस डेफिशिएंसीज को हमने ऐसे ऐसे रिजॉल्व करा है। ठीक है, तो मेकर चेकर रूल। अब मेकर चेकर रूल क्या होता है? मेकर चेकर रूल ये होता है, फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट में परचेज रिकॉग्निशन रिक्विजिशन बोलते हैं उसको, नोट इशू होएगा, जिस सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कोई सामान चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट कुछ और है, मैं यूजर डिपार्टमेंट हूँ जिसको सामान मैन्युफैक्चर करना है मेरे को, तो मैंने परचेज रिक्विजिशन बना के भेज दिया उसको, वो आगे पास करेगा, टेंडर अप्रूव करवाएगा और सामान मंगवाएगा। तो जिस पर्सन ने परचेज रिक्विजिशन बनाया होगा ना, वही अप्रूवल नहीं करेगा, सेम पर्सन, तो वो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, एक तरीके का इंटरनल कंट्रोल है ये। ठीक है, डीपली हम पढ़ेंगे, आप मुझे बता सकते हो अगर आपको इसके बारे में भी और डीपली जानना है तो। ठीक है, चलो जी। तो हमें इंटरनल कंट्रोल में इवैल्यूएट करना है, क्या करना है? हमें इवैल्यूएट करना है कि इंटरनल कंट्रोल्स हमारे एग्जिस्ट करते थे या नहीं थे, इफेक्टिवनेस, क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मतलब मेकर चेकर का इंटरनल कंट्रोल तो उन्होंने बना दिया, क्या एक्चुअल में मेकर चेकर का फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था, मतलब बुक में लिख दिया बस मेकर चेकर रूल है, करने चेक करने वाला और पेपर बनाने वाला एक ही पर्सन है, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एग्जाम भी खुद ही लिख लो और उसको चेक भी खुद कर लो, तो भाई थोड़ी तो आप बेईमानी करोगे ना, मान लो, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी, कि कितने कंटिन्यू में उतना हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया, एक बार फॉलो कर लिया और बस उसके बाद छोड़ दिया, दिखावे के लिए एक बार कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस में फॉलो करना चाहिए। चलो, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, या हम इसे कह सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ना हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अकाउंटिंग डेटा। देखो, अगर इंटरनल कंट्रोल आपके अच्छे से लगे हुए होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंटिंग डेटा अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर आपका मेकर चेकर रूल ढंग से लगा होगा तो आपका परचेज अच्छे से चढ़ा होगा, आपके क्या बोलते हैं, परचेज की डिटेल्स मैनिपुलेटेड नहीं हो सकती, फॉल्स परचेज नहीं चढ़ेगी अगर आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा। तो वही, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूटी में परफॉर्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंटिंग डेटा अच्छा बनेगा। तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के क्या चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं अपने अकाउंटिंग डेटा की एक्यूरेसी, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस। वैलिडिटी मतलब क्या एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल परचेज, अकाउंटिंग डेटा परचेज की बात कर रहे हैं हम, तो क्या एक्चुअल में परचेज हुई भी थी या नहीं हुई थी, ऐसी एक्यूरेसी, क्या वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रखी है नहीं रिकॉर्ड रखी है, और कंप्लीट पूरी परचेज रिकॉर्ड हो रखी है नहीं रिकॉर्ड रखी है। ऐसा तो नहीं है कि परचेज तो इस साल की जिसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं लेकिन वो अगले साल में शो करना चाह रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर सैप जो हम पढ़ेंगे एसए 520 के अंदर, जहां पे हम कंपैरिजंस और रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं। और एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल, टीओडी बोलते हैं जिसे, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेजेस के लिए परचेज बिल्स को ऑडिट कर रहा हूँ, परचेज बिल्स को मैं ढंग से वेरीफाई कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो उसको कहेंगे वाउचिंग। फिक्स एसेट के लिए लैंड एंड बिल्डिंग दिखा रखी है एक एंटिटी ने फिक्स एसेट्स के अंदर, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग के टाइटल डीज देख लिया, मैं वहां जाके एक्चुअल में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया। इन्वेंट्री के लिए मैंने फिजिकल स्टॉक काउंट कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, वेरिफिकेशन कहेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, जब आप ऑडिट का पेपर दे दोगे, सारे पेपर दे दोगे, पास हो जाओगे, सीए बन जाओगे, तो आप पता है आप एक प्रीफिक्स अपने नाम के आगे ऐड कर लोगे, क्या, सीए। जैसे मैं सीए बन गया हूँ, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, मैं सीए बन गया, तो मैं अपने नाम के साथ क्या यूज कर सकता हूँ, सीए। तो मेरा पूरा नाम मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सीए पुष्पक गर्ग। ऐसे ही एक ऑडिट एविडेंसेस, अच्छा ऑडिट एविडेंस हम मानेंगे कब, जब उसके साथ एक प्रीफिक्स जुड़ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे, जब हम उसे क्या बोलेंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो एक ऑडिट एविडेंसेस का भी एक नेचर होता है, ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, वो होनी चाहिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट को हम डायरेक्टली अगर हम बोलें, सफिशिएंट का मतलब होता है, सफिशिएंट का डायरेक्ट मतलब होता है क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएट का डायरेक्ट मतलब होता है क्वालिटी। मतलब ऐसा ऑडिट एविडेंसेस जो हमें डायरेक्ट बता रहा हो कि यहाँ पे गलती है या नहीं, एक कंक्लूजन फ्रेम करने में डायरेक्टली हेल्प कर रहा हो, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इट रेफर्स टू क्वालिटी
एंड ये करता है क्वांटिटी। अब ये बेसिस किस पे करता है, अगर किसी चीज की सफिशिएंसी अच्छी है, किसी चीज की क्वालिटी अच्छी, अप्रोप्रिएटनेस अच्छी है, किसी की क्वालिटी अच्छी है, तो हमें ऑटोमेटिकली उसके लिए कम क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर किसी ऑडिट एविडेंस, किसी असर्शन का रिस्क बहुत कम है, तो हम कम भी करेंगे तो हमें चल जाएगा। फिर अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी का मतलब हुआ कितना रिलेवेंट है, कितना रीजनेबल है, कि वो ऑडिट एविडेंसेस हमारे ओपिनियन फ्रेम करने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में कितना रीजनेबल है वो चीज। तो उस बेसिस पे क्या अप्रोप्रिएटनेस डिसाइड होती है। तो चलो मैंने आपको फर्स्ट पेज कवर करा दिया। अब देखो ये ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार बता रहा हूँ, कुछ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की। जैसे इंक्वायरी, इंक्वायरी ना इस टॉपिक एस्से के लास्ट पेज में मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा। पेपर में कई बार आ जाता है, इंक्वायरी आ जाती है। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे आपका एस्से 505 है, एनालिटिकल प्रोसीजर 520 है, वहाँ पे इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। रीकैलकुलेशन परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल सी, किसी चीज, किसी पर्सन ने कोई चीज कर रहा है कि हम उसको री परफॉर्म कर रहे हैं दोबारा से। ये रीकैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक बार खुद से चेक कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, समझना, पढ़ना, रीड करना, अंडरस्टैंड करना, इंस्पेक्शन करना डॉक्यूमेंट्स को, किसी इंफॉर्मेशन को। और ऑब्जर्व करना, किसी कोई कोई काम कर रहा है उसको देखना, उसको समझना, ऑब्जर्व करना। इसमें इंक्वायरी एक इंपॉर्टेंट होता है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ इंक्वायरी के लिए। ये मैंने आखिर में लिखा हुआ भी, आप नोट्स के एंड वाले पेज पे इसको पढ़ सकते हो, दोबारा मैं पढ़ा भी दूंगा, पढ़ने के लिए वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलने वाले हैं इस एस्से के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, जो आपके पेपर के लिए, वेदर फॉर सीए फाइनल और वेदर सीए इंटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एस्से का है ना, दैट इज द यूज ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको पहले चीज बता देता हूँ कि ऑडिटर की ना एक ड्यूटी होती है, एक छोटा सा पॉइंट है, बस मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपके साथ। ऑडिटर की ड्यूटी होती है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है ना, जिसको वो एज ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा, जिसको वो एज ऑडिट एविडेंसेस ट्रीट करेगा, तो उसका काम क्या है, ये चेक करना। देखो अकाउंटिंग डेटा के साथ भी था, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस चेक करना, और ये चेक करना, ये उसको इंश्योर करना पड़ेगा, ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको इंश्योर करना है कि वो एक्यूरेट है नहीं है, वो कंप्लीट है नहीं है, और वो प्रिसाइज और डिटेल्ड है नहीं है, वो कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर चीज की। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज के लिए कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहा हूं, तो क्या वो ऑडिट एविडेंसेस इतना ढंका है, इतना रिलायबल है, रिलेवेंट है, प्रिसाइज है, कि वो मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है पता करना। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, इस पैसे का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो देखो, होता क्या है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट का ना एम्प्लॉय, आप जब आप पढ़ रहे होंगे, क्या बोलते हैं, अगर आप फाइनल्स में हो ना, तो आपने एक पढ़ा होगा इंडेस 19, एफआर का पेपर आपको देना ही देना ऑडिट के साथ साथ। तो इंडेस 19 में ना एम्प्लॉय के बेनिफिट्स कैलकुलेट होते हैं, ये एम्प्लॉय की रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, उसके लिए ना क्या करते हैं, बड़ी एंटिटीज जिनका एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉय काउंट बहुत ज़्यादा होता है, और बेनिफिट निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए दे हायर एक्चुरी, क्या करते हैं वो लोग, एक्चुरी हायर करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एक्चुरी हायर करते हैं। तो अब ये मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट किसी पर्सन को हायर कर रही है, जो मैनेजमेंट के लिए एक चीज परफॉर्म कर रहा है, जिस डेटा को मैनेजमेंट यूज करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। मैनेजमेंट किसी को हायर कर रही है, किसी एक्सपर्ट को, जो जिस जो एक डेटा को देगा, जिस डेटा के यूज से मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। एंड यू आर द ऑडिटर एंड कंडक्टिंग एन ऑडिट फॉर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपके लिए घूम फिर के वो पर्सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट किसी एक्चुअली है, किसी एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल एक्चुअली इज एन एग्जांपल, तो अगर मैनेजमेंट को एक्सपर्ट को यूज कर रही है, तो हम उसकी इन्फॉर्म, अगर हमें उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को एनालाइज करना है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उस पर्सन को, हमारे लिए वो होगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अच्छा, जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करती है ना, ऐसे बीइंग एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट, हम भी एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं अपने काम की हेल्प के लिए। तो वो ऐसे 600 के अंदर हम उसे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो है इस जैसे ही। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द वर्क ऑफ मैनेजमेंट यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कोई काम करा,
हम उसके वर्क को कैसे यूज करेंगे, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये है कि अगर हम किसी पर्सन के काम को यूज कर रहे हैं ना, तो हमें ये देखना है कि क्या वो पर्सन इतना कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है, कि वो जो काम कर रहा है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, इतना कॉम्पिटेंट वो पर्सन है या नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे, हम अभी हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करेंगे ना, तो हमें कुछ चीजें चेक करनी है, हमें अपने आप को संतुष्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप क्या चेक करोगे, अच्छा ये टीचर क्या, फॉर एग्जाम्पल जनरली ऐसा होता है, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी ये देखता था कि पहले बात तो ये पर्सन वो क्वालिफाइड है नहीं है, तो पहली चीज क्वालिफाइड ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ये पढ़ाता कैसा है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज क्या है, जो मटेरियल देता है वो काम का है नहीं है, तो उसी चीज को अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ये क्वालिफाइड है नहीं, कॉम्पिटेंट है नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है, पढ़ाता कैसा है, हाउ अंडरस्टैंड करना है कि काम कैसे करता है, वर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग द वर्क परफॉर्म। तीसरी चीज हमें क्या चेक करना है, कि जो काम कर रहा है वो कितना अप्रोप्रिएट है, एक्सपर्ट का जो वर्क है ना वो कितना अप्रोप्रिएट है, तो जो ये पढ़ा रहे हैं ना वो कितना रिलेवेंट है ढंग से। अब जैसे आप नोट्स पढ़ोगे तो आप नोट्स सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करोगे ना कि नोट्स कंप्लीट है नहीं, अच्छा मैं बताया तो नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए ना मैंने आपके लिए एक निमोनिक बना रखा है। निमोनिक क्या है, CWA। आपका एक्सपर्ट का नाम, आपका एक्सपर्ट कौन है, CWA, कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट है। अब CMA बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले C फॉर कॉम्पिटेंसी, W फॉर वर्क, A फॉर अप्रोप्रिएटनेस। सो फर्स्ट यू इंश्योर की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, आपके चेक करोगे कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सच मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरा क्या चेक करोगे, दूसरा आप अंडरस्टैंडिंग लोगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क की। और तीसरी चीज क्या चेक करोगे, तीसरी चीज आप चेक करोगे अप्रोप्रिएटनेस, उसके मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क का अप्रोप्रिएटनेस कितना है। चलो, ये तीन बेसिक, आपका अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा डैट ऑडिटर को अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई वर्क यूज करना है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, तो ऑडिटर का प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले उसे तीन चीज करनी पड़ेगी। क्या क्या, सबसे पहले इंश्योर करना है कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी कि मैनेजमेंट वो काम को करता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई XYZ पर्सन है, उसको ये जानना है कि ये CA है, ये ऑडिट कर रहा है, तो ये करता कैसे। तो हमारे एक स्टैंडर्ड्स है ना, प्रोफेशनल बॉडी ICAI ने हमें एक स्टैंडर्ड्स दे रखे, जिस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, हम अपना ऑडिट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, ये सामने वाला पर्सन अगर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है मेरे काम की तो उसको हेल्प करेगा। फिर अप्रोप्रिएटनेस, कितने एक्सपर्ट वर्क की हम ये चेक करेंगे, CWA, C फॉर कंप्लीटनेस, ठीक है। W फॉर वर्क, वर्क की अंडरस्टैंडिंग, A फॉर अप्रोप्रिएटनेस, एक्सपर्ट वर्क का अप्रोप्रिएटनेस कितना है। अब इसी के अंदर ना थोड़ा डीप जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डीप जाके हम बस ये समझेंगे कि ये चीज जो पॉइंटर्स मैंने दे दिया ना, कॉम्पिटेंसी चेक करनी, अंडरस्टैंडिंग लेनी वर्क की, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी एक्सपर्ट वर्क की, उसको कैसे एक्चुअल में हम करेंगे, वेज क्या है उनको ऑप्ट करने के, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक चोरी का एग्जाम्पल भी ले रखा था। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, फटाफट से बताओ। ये करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। सबसे पहला तरीका क्या है, हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस चेक कर लेंगे कि हमारे उस एक्सपर्ट वर्क के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस प्रीवियस, अगर हमने पहले कभी उसका ऑडिट करा होगा तो हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे थे, उस बेसिस पे उससे बात कर सकते हैं हम, उसके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उसकी लिखी हुई बुक्स पढ़ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कौन सी, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन, हम जैसे हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप है, तो ऐसे हम उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो सिंपल है जी, क्या कर सकते हैं, फटाफट से फटाफट से, ठीक है। इजी सा टॉपिक, हमें इसमें इतना टाइम नहीं लगाना। क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रीवियस अगर कभी हमने उसके साथ काम करा है तो प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, बॉडी से जिससे उसने क्वालिफिकेशन ले रखी है, उसकी पब्लिश बुक्स और रिटर्न वो देख सकते हैं, और नॉलेज चेक कर सकते हैं उसको एक्सपर्टाइज नॉलेज है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीएज हैं, तो हमने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन कुछ सीए टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लेते हैं, कुछ सीएज ऑडिटिंग में, कुछ फाइनेंस में, ऐसे ऐसे। तो हम ये देखना है कि उसकी एक्सपर्टीज किस में है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, अंडरस्टैंडिंग लेना एक्सपर्ट के वर्क की, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था ना,
मेरे पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगेंगे जब मैं ऑडिट करूंगा सीए के ऊपर, तो ऐसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलरिटी गाइडलाइंस क्या लग रही हैं उसके ऊपर, हम ये चेक करेंगे। उसका एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है, हम ये चेक कर सकते हैं। सोर्स ऑफ डेटा, वो जो डेटा प्लॉट करता है ना, जिस डेटा की हेल्प से वो अपने फाइनल कंक्लूजन पे रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करेगा, तो वो सोर्स ऑफ डेटा लेने का तरीका क्या है, इंटरनली है एक्सटर्नली है, विद इन द एंटिटी लेता है या बाहर के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर करता है। फिर कौन कौन सी एजम्पशंस एंड मेथडोलॉजीज यूज करता है एक्सपर्ट, तो हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसका जो कंक्लूजन होगा उसमें उसने एजम्पशंस प्ले रखी होंगी। ठीक है, तो हम ये चीज उससे अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हम समझेंगे। फिर आखिरी में हमें अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। हमें क्या चेक करनी है, हमें अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। तो अप्रोप्रिएटनेस कैसे चेक करेंगे, हम ये देखें कि जो एक्सपर्ट की दी हुई फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स है ना, क्या चीज, फाइंडिंग और कंक्लूजन्स है ना, वो कितनी रिलेवेंट और रीजनेबल है, वो कितनी रिलेवेंट और रीजनेबल है, ये चेक करेंगे। और क्या वो दूसरे ऑडिट एविडेंसेस के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुरी ने एक एक्चुरी ने एक रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करके दी, ठीक है। उसके अंदर जो एक्चुरी ने एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट ले रखा था ना, वो 100 था। लेकिन हमें एंटिटी के पेरोल के स्ट्रक्चर से, हमें एम्प्लॉय रजिस्टर हमने एंटिटी से मांगा, हम पेरोल का वेरिफिकेशन वाउचिंग कर रहे थे, तो हमें पता चला कि एंटिटी के अंदर तो 90 एम्प्लॉयज ही हैं खाली। लेकिन एक्चुरी ने जो डेटा प्लॉट करा हुआ था, जो डेटा बनाया है, डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 100 एम्प्लॉयज। तो ये तो क्या हुआ कि हमारा ऑडिट एक एविडेंस था, जो एम्प्लॉय रजिस्टर था, और जो एक्चुरी की इंफॉर्मेशन थी वो आपस में इनकंसिस्टेंट है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें लगेगा कि एक्चुअली का जो डेटा है या तो वो गलत है, या जो मैनेजमेंट का डेटा है वो गलत है, तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से ये पता चल जाएगा। तो हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। फिर जो एजम्पशंस और जो मेथड्स हैं वो कितने रिलायबल और रीजनेबल है, वो कितने रिलायबल और रीजनेबल है। फिर देखो, मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि कोई भी ऑडिट एविडेंसेस होगा तो ऑडिटर की एक ड्यूटी होगी, उसे क्या चेक करना है, उसको चेक करना है कि ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज एंड डिटेल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोबारा फटाफट से मेरे साथ बोलो। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया कि भाई कोई भी ऑडिट एविडेंस है ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो क्या ये चेक करेगा कि ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एक्यूरेट, प्रिसाइज और कंप्लीट। तो हम एक्चुअली का जब काम चेक करेंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जो वर्क लेंगे उसको भी तो हम चेक करेंगे ना, क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए कंप्लीट, प्रिसाइज और डिटेल्ड। और ये फाइंडिंग्स और एजम्पशंस वहीं से मिल गया, कंक्लूजन्स वहीं से मिल गया। चलो जी, आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट का टॉपिक ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। तो क्या क्या था, सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है क्या, कंप्लीटनेस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो कॉम्पिटेंट है एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो काम करने के लिए। कैसे करेंगे, हम उससे बात कर लेंगे, प्रीवियस क्या था हमारा वर्क, उससे एक्सपीरियंस ले लेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट या जो भी एक्सपर्ट है वो कौन सी प्रोफेशनल बॉडी से वो क्या हुआ है, क्वालिफिकेशन ली, हम ये चेक कर सकते हैं, उसकी नॉलेज क्या है, हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, हो गया। उसके लिखे हुए बुक्स, उसके लिखे हुए पेपर्स, उसके लिखे हुए आर्टिकल्स को हम पढ़ सकते हैं। अब हमें क्या लेनी है, अब हमें लेनी है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लेंगे मेथड्स और एजम्पशंस, क्या एजम्पशंस और मेथोडोलॉजी यूज करता है, डेटा कैसे प्लॉट करता है, इंटरनली लेता है, एक्सटर्नली लेता है, और क्या कर सकते हैं, उस पे लगने हुए वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल और रेगुलरिटी गाइडलाइंस क्या लगती है, हम ये चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमने ये सब कर लिया। अब हमें क्या लें, अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। तो अप्रोप्रिएटनेस में दो इंपॉर्टेंट वर्ड, रीजनेबल और रिलेवेंट, रीजनेबल और रिलेवेंट। तो रीजनेबल और रिलेवेंट फाइंडिंग और मेथड कितने हैं, रीजनेबल और रिलेवेंट उसकी क्या बोलते हैं, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स कितने हैं। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही कि एक्चुअली का दिया हुआ डेटा, एक्चुअली का दिया हुआ इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंसेस मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट और प्रिसाइज। चलो जी चलो जी चलो जी, एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, वैसे ही आता नहीं है, सी इंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, बता दूं सर, बता दूं ना प्लीज। चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या होता है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे ऑडिटर को जरूरत पड़ेगी, जहां पे ऑडिटर कैन यूज एक्सपर्ट वर्क। तो आपको बस नाम याद करना है, देखो क्या क्या नाम है। ऑयल गैस रिजर्व्स, जहाँ पे इन्वेंट्री क्या है, वो गैस रिजर्व्स हैं, तो उन्होंने केव्स बना रखी होती है। कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंसेस, ठीक है, लिटिगेशंस हो रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ लीगल, क्या बोलते हैं, लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं,
उसमें बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग हो रखी है, तो वो पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काउंसिल्स को बुला सकते हैं। काउंसिल को हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट मान लेंगे उस केसेस में। एक्चुरियल लायबिलिटी, इसको पूरा एग्जांपल दे दिया मैंने आपके लिए। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, जैसे वैल्यूअर, इंस्टीट्यूट का वैल्यूअर आ जाता है ना, इंस्टीट्यूट की एक वैल्यूएशन की डिग्री भी देता है, आपको पता है, आप वैल्यूअर बन सकते हैं। सो वैल्यूएशन के लिए हम ज्वेलरी की वैल्यूएशन के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग की, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए, सीएफआई जैसे आप 109 के अंदर पढ़ते हो ना अपने इंडेस के, तो वो चीजें, तो उसके लिए हम एक्चुरी को बुला सकते हैं। चलो जी। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, ये कई बार पेपर में आ जाता है, कई बार नहीं आता, इंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या। तो ये कहता है कि इन केस ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर, जो आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है कि भाई, रिस्क कितना है उस मैटर में, मतलब वो एम्प्लॉय बेनिफिट, फॉर एग्जांपल योर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एक्चुरी, सो एक्चुरी देगा रिटायरमेंट बेनिफिट। सो वो रिटायर बेनिफिट की एम्प्लॉय कैलकुलेशन में जो फर्क पड़ेगा, तो एम्प्लॉय कैलकुलेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो पीएनएल के डेबिट हो रहा होगा, दैट इज हाउ मच मटीरियल टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट कितना है, आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी, कि वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मैनेजमेंट से, ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपका सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट कितना कंट्रोल करती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट भले ही 90 एम्प्लॉय, मैनेजमेंट ने बोला 100 का बना, मुझे नहीं पता, हमें ज्यादा दिखाना है एक्सपेंस, तो मैनेजमेंट कितना कंट्रोल कर सकती है, और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपके किससे, मैनेजमेंट से। चलो जी, चलो जी, ये भी हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक, फटाफट से पढ़ लो और खत्म करो, यहीं खत्म कर लो, ये तो आपको बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, डॉक्यूमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका डॉक्यूमेंट वाला ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, या ओरल वाला, कौन सा हमेशा रहेगा, डॉक्यूमेंट वाला। फिर जो डायरेक्ट मिला है और जो इनडायरेक्ट मिला, कौन ज्यादा है आपका रिलायबल है, डायरेक्ट वाला। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ोगे ना जब इससे 500, तो उसके अंदर लिखा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर। एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स मिलता है ऑडिटर को, मैनेजमेंट को नहीं मिलता। मैं ऑडिटर डायरेक्टर को बोलूंगा कि मुझे बैलेंस कंफर्म कर दे, वो ऐसे नहीं करेगा, पहले मैनेजमेंट को देगा और मैनेजमेंट मुझे देगी, वो मुझे देगी। तो अगर मैनेजमेंट मुझे डायरेक्टर का बैलेंस बता रही है और मेरे को डायरेक्टर डायरेक्टली बता रहा है, तो व्हाट इज मोर रिलायबल फॉर मी, मेरे डायरेक्टर का बैलेंस ज्यादा रिलायबल है। फिर ओरिजिनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोकॉपी, ऑब्वियसली ओरिजिनल, ये कोई बताने की बात है। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरनल एविडेंस, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि इंक्वायरी बढ़ानी है, इंक्वायरी, इंक्वायरी कुछ नहीं होता, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं परचेज की डिटेल्स के बारे में इंक्वायरी कर रही हूँ, तो मैं परचेज मैनेजर से करूंगा। अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर से कर रहा हूँ, कोई रिलेवेंट है उस बात का। आप भी होगे सर क्या आप ऑडिट पढ़ाओगे हमें, आपको खुद ऑडिट नहीं आता। अरे ये तो सिंपल सी बात है, परचेज की इंक्वायरी करनी तो परचेज मैनेजर से करो ना, मार्केटिंग मैनेजर से करके क्या करो, उसे मार्केटिंग के बारे में पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे गुस्सा मत करो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सो सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। ये एक एक्सटेंसिवली यूज इन एडिशन टू अदर प्रोसीजर होता है। आप प्रोसीजर लगा रहे हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, कलेक्टिवली इसको भी लगा सकते हो, एडिशनल है। इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी। आपने किसी पर्सन से कुछ पूछा, उसने बता दिया, आपके मन में डाउट रह गया, अगर आप उससे दोबारा उस डाउट को भी सॉल्व नहीं करोगे, तो कोई आपने इंक्वायरी कंप्लीट इनकम्प्लीट छोड़ दी। तो इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करना, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछना, इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंक्वायरी। चलो जी, ऐसे पूरा समाप्त हो गया है आपका ये वाला। अब मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन एक बार आपको बताता हूँ। देखो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ना बहुत सारे क्वेश्चन रखे, आप पढ़ लेना, मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको, आंसर मैंने फुल फ्लेजेड लिखा हुआ है। तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं फटाफट से आपके लिए। तो क्या है क्वेश्चन, मेरे साथ फटाफट से पढ़ो। क्या कहता है, मैसेज NLN के ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम वैल्यूएशन और बाय एक्चुअली, देखो क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअली आता है, ठीक है। सो एक्चुअली शोज वाइड वेरिएशन, ठीक है, एक्चुअली शोज वाइड वेरिएशन compared to the previous year figures, compared to the previous year figures, as statutory auditor, how should you deal in this situation, आप इस सिचुएशन में कैसे डील करोगे। मतलब ये कहना चाहता है कि आपने क्या करा, ग्रेचुटी स्कीम की वैल्यूएशन आपने एक्चुअली से करवाई, आपको ये देखा कि जो प्रीवियस ईयर की फिगर है ना, उससे इस बार की फिगर में ना बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रखा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे डील करोगे सिचुएशन को। एक क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ, चलो मैं आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ ये वाला।
तो क्या कहता है, ये कहता है द ऑडिटर ऑफ क्रॉक्स लिमिटेड accepted the gratuity liability valuation based on the certificate issued by the qualified actuary. However, the auditor noticed that the retirement age adopted in is 65 years as against the existing retirement age of 60 years. जो मतलब कंपनी की रिटायरमेंट एज तो 60 थी, लेकिन एक्चुअली ने 65 यूज कर ली. द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ 65 ईयर्स. आपको कमेंट करना है इस पे. इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे, एक केस स्टडी बन के आएगी, लेकिन आंसर कहीं ना ऑटोमेटिकली सबका सेम होगा, एक कंक्लूजन आप अलग से ड्रॉ करोगे बस. चलो अब एक आंसर पढ़ लेते हैं. क्या पढ़ लेते हैं, चलो फटाफट से पढ़ लें. चलो ढंग से पढ़ना, अच्छे से. चलो क्या कहता है, ये कहता है इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज पर एसए 500 ऑडिट एविडेंसेस when information used to as an audit evidence has been prepared using the work of management expert. वही सेम चीज लिख रहा है. The auditor shall to extent necessary having regards to significant audit experts work for the audit purpose. वही सेम चीज, competency, capability, objectivity of the expert, obtaining understanding of the work, appropriateness of expert. ये मैंने आपको बोला था ना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कोई भी क्वेश्चन है आप सबसे पहले तो ये लिखोगे कि ऑडिटर वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क ऑडिटर शुड परफॉर्म ये तीन चीजें. अब कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए वही पर्सनल एक्सपीरियंस, डिस्कशन विद एक्सपर्ट, नॉलेज एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन की, पब्लिकेशन पेपर. ठीक है, फिर क्या लिखता है, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क फील्ड रिलेवेंट टू ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेनी है. मैं इंक्लूड assumptions and methods used by the management expert वर्क. क्या फटाफट से, अच्छा जल्दी से रिकॉल करो मेरे साथ क्या था ये पढ़ने से पहले. इसको मत देखना, इसको नहीं देखना, ठीक है. क्या क्या था जो मैं छुपा देता हूँ. छुपा दिया मैंने. तो क्या था यहाँ पे, ये था कि अगर हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी तो हम क्या देखेंगे, हम फाइंडिंग्स और हम उसके मेथड्स और एजम्पशंस देख लेंगे. हम और क्या देख लेंगे, हम देख लेंगे उसके सोर्स ऑफ डेटा क्या, इंटरनल है एक्सटर्नल है. दूसरी चीज हम देख लेंगे प्रोफेशनल बॉडी की लगने वाली लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. मुझे पता था आप लोगों को पता है, ठीक है. तो assumption method used by the management expert and whether they are generally accepted within the expert field and appropriate of a financial reporting purpose. आप ये लिख सकते हो, वो पॉइंट पे लिख सकते हो. तो ऑडिटर में ऑल्सो कंसिडर while evaluating the appropriateness of management expert. वही वही क्या क्या क्या, इधर नहीं देखना, मुझे बताओ, मैं फिर से छुपा देता हूँ. बताओ रीजनेबल और रिलेवेंट क्या क्या, फाइंडिंग एजम्पशंस, फाइंडिंग एंड कंक्लूजंस, एजम्पशंस एंड मेथड्स, और क्या क्या, प्रिसाइज, एक्यूरेट और डिटेल्ड. सो वही रीजनेबल एलिमेंट ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजंस, क्या वो कंसिस्टेंट है दूसरे डेटा से, हमारे ऑडिट एविडेंसेस से. एजम्पशंस और मेथड्स उनकी रीजनेबल और रिलेवेंट, और क्या सोर्स ऑफ डेटा कितना ज्यादा रिलेवेंट है, कंप्लीट और एक्यूरेट है. अब क्रॉक्स के बारे में बोला भाई, क्या कहते हैं, इन द इंस्टेंस केस क्रॉक्स लिमिटेड एक्सेप्टेड द. देखो ये थोड़ा सा कंक्लूजन आपका ना अलग हो सकता है. मेन आपकी हमेशा नंबर जो मिलेंगे ना, नंबर मिलेंगे आपको इस डेटा के लिए, ठीक है. तो इन द इंस्टेंस के क्रॉक्स लिमिटेड एक्सेप्टेड द ग्रेचुइटी लायबिलिटी valuation based on the certificate issued by expert, that is qualified actuary who is a management expert. ठीक है. Here basis of the computation and valuation is age taken 65 years of the actuary which is not correct as कंपनी की क्या है, कंपनी की 60 साल है, increase to the retirement age. Therefore the assumption method used by the management expert are not appropriate for the financial reporting purpose. Hence ऑडिटर को क्वालिफाई करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट एज पर SS 705. चलो जी, ये क्लास को यहीं खत्म करते हैं. मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ. क्या डिस्कस करने वाला, देखो दिखा देता हूँ. SA 501 ऑडिट एविडेंसेस, यहाँ पे हम स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं. किन चीजों के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, लिटिगेशन क्लेम के बारे में, और बात करते हैं हम किसके बारे में, हम बात करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में. चलो जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय. एंड नोट्स को आप प्रिंट आउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलो सी यू देन, बाय बाय.